यूपीएससी पर ताला लगने वाला है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यह आपको एक छोटे से आर्टिकल को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। सरकार अब लेटरल एंट्री के बारे में सीरियस हो रही है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पहले यूपीएससी से जो बड़े-बड़े अधिकारी बनते थे, अब शायद सरकार इस तरह की योजना पर काम कर रही है कि अनुभवी लोगों को वह सरकार के साथ काम करने का मौका देगी, जिसे लेटरल एंट्री का नाम दिया जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम वो आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए इसमें ये रहा आर्टिकल। Center in consulting with stakeholder on lateral entry requirement impact। केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है, इस आर्टिकल को पढ़कर समझ में आ जाएगा। केंद्र सरकार मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में लेटरल एंट्री, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट की भर्ती के नियमों और उसके प्रभाव पर स्टेक होल्डर के साथ विचार कर रही है। सरकार चाह रही है कि हमें अनुभवी लोगों की आवश्यकता है अपने सरकारी कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए। सरकार क्या सोच रही है और आगे? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी रचना रचना शाह ने कहा है कि इस मुद्दे पर विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ चर्चा चल रही है। इनकी बात कंटिन्यू पिछले 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 साल भी हमने इस न्यूज़ को देखा था कि लेटरल एंट्री की बात हुई थी। लेटरल एंट्री की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के स्पेशलिस्ट को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल तक नियुक्त किया जाता है। मतलब जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, जो कैबिनेट मंत्री की रैंक के बराबर माने जाते हैं। अगर लेटरल एंट्री के मौजूदा नियमों में कोई समस्या आती है या बदलाव की जरूरत पड़ती है तो उसकी समीक्षा और संशोधन का विचार भी किया जा सकता है। यह सब सरकार के लेवल पर बातचीत चल रही है। देखिए हमें अब यह जानने की आवश्यकता है कि लेटरल एंट्री से सरकार को और देश की जनता को और हमारे भारतवर्ष को क्या फायदा होने वाला है। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सरकार जिन विशेषज्ञ लोगों को इन पदों पर लाना चाहती है वो कैसे होंगे? आप देखिए पहला पॉइंट, विशेषज्ञ और डोमेन नॉलेज। पारंपरिक अधिकारियों के विपरीत विशिष्ट क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर गहराई से नीति निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे वित्त मंत्रालय में आपने देखा होगा आर्थिक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रवेश हुआ। उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री हुए। मतलब उनने वित्त मंत्रालय में अपना जो योगदान दिया है, भारत की आर्थिक दशा को सुधारने में जो मनमोहन सिंह ने अपना योगदान दिया है, उनका आज भी नाम लिया जाता है। इसी तरह सरकार की चाह है कि हम ऐसे विशेषज्ञों को अपने साथ काम करने के लिए लाएँ, जो देश के लिए लगातार काम करते रहें, अपनी विशेषज्ञता, अपनी निपुणता के माध्यम से। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। निजी क्षेत्र की रिजल्ट ओरिएंटेड संस्कृति से फाइलों की गति बढ़ती है और लाल फीताशाही कम होती है। हमने देखा है कि सरकारी विभागों में एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ती है कि काम होने में बहुत समय लग जाता है। यदि उस क्षेत्र का, उस संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, तो उसको काम करने में आसानी होगी क्योंकि उसके पास उस क्षेत्र की नॉलेज है। वो बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र में काम करेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए एयरलाइन। एयरलाइन विशेषज्ञों के आने से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ऑपरेशन में तेजी आएगी। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है नए दृष्टिकोण और नवाचार, इनोवेशन एंड न्यू पर्सपेक्टिव। सरकारी तंत्र के पुराने ढर्रे को बदलकर आधुनिक तकनीक और नए विचार शामिल किए जाते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में आधार यूआईडी एक प्रोजेक्ट सफल क्रियान्वयन। ये भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले थे। जब इनको भारत सरकार में शामिल किया गया तो आप देख सकते हैं आधार ने कितनी तेजी से अपना विस्तार किया है और हर जगह मतलब आधार की उपयोगिता आप देख ही रहे हैं। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षमता, इंटरनल कंपटीशन। यदि जब विशेषज्ञ लोगों के बीच कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे तो वो अपने अधिकारी को देखकर अपने काम को मतलब और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। निजी विशेषज्ञों के साथ काम करने से स्थायी नौकरशाहों में अपनी स्किल सुधारने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब आपका बॉस ही शानदार काम करेगा तो फिर उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को तो काम सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल को सुधारना पड़ेगा, तो कंपटीशन की भावना तो बढ़ेगी ही। अगला पॉइंट है मैन पावर की कमी को पूरा करना। नए और तकनीकी क्षेत्रों में योग्य अधिकारियों की कमी को तुरंत विशेषज्ञों के माध्यम से भरा जाता है। उदाहरण साइबर सुरक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सीधे आईआईटी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट की नियुक्ति। क्योंकि देखो यूपीएससी से जो छात्र चयन होके इन बड़े-बड़े पदों तक जाते हैं, उनके पास इन क्षेत्रों की एक्सपर्टीज नहीं होती है। यदि हम ऐसे लोगों को लाएँगे जो पहले से उस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वह लक्ष्य हासिल करने में कितनी आसानी होगी। हमें क्योंकि इनके अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, देश को इनके अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि आज का जो समय है, एआई का समय जो है, मतलब अब जो नौकरियाँ हैं, वो एआई से बदली जा रही हैं। एआई उनकी जगह ले रहा है। तो आज के छात्रों को जो यूपीएससी का सपना देखते हैं, बड़े-बड़े पदों पर जाने की चाह रखते हैं, उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम देख देख सकते हैं। देखो यूपीएससी
कि तैयारी करने वालों के लिए फ़ायदे बहुत से होते हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ-साथ हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं, फ़ायदे और नुकसान। यदि आप यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी का जो यदि आप इसकी सक्सेस रेट देखेंगे, तो 0.01% सफलता दर के कारण भविष्य भारी जोखिम भरा है। यदि आप इसी जगह पर कुछ स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस देंगे या स्किल सीखेंगे, तो वो स्किल आपको बेरोज़गारी से बचा सकता है। और इसमें देखो मानसिक दबाव भी आता है, लंबी तैयारी और एकांतवास के कारण तनाव और एंग्ज़ायटी की संभावना बन जाती है। जीवन के सबसे ऊर्जावान 5 से 6 साल परीक्षा के पीछे खर्च हो जाते हैं। मतलब युवाओं के अंदर जो असीम ताकत होती है, 20 साल से 30 साल के बीच, सारे युवा अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय अकेले केवल तैयारी में लगा देते हैं। यदि जो मोदी के मतलब नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल, उनका जो कहना है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे देश के यूथ को ये समझना चाहिए कि आप अपने जीवन के अति महत्वपूर्ण समय को तैयारी में लगा देते हैं, जबकि उस समय को यदि आप आज के दौर के अनुसार कुछ स्किल सीखने में लगाएँगे, तो आपका भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है और सरकार चाहती है कि हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। यदि आपके पास स्किल होगा, तो आप उन बड़े पदों तक अपने आप पहुँच जाएँगे। आर्थिक सलाहकार का कहना क्या है इनका? संजीव सान्याल का दृष्टिकोण यह कहता है कि युवाओं को केवल यूपीएससी के पीछे अपने कीमती साल बर्बाद नहीं करने चाहिए। देश को उद्यमियों और वैज्ञानिकों की भी ज़रूरत है। यदि सब यूपीएससी की तैयारी में लगे रहेंगे, जो शार्प माइंडेड लोग हैं, जिनके पास बौद्धिक क्षमताएँ भरी पड़ी हैं, यदि वो सारे बच्चे यूपीएससी में देखो सफल होना अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे असफल हो जाते हैं, उनके दृष्टिकोण से इन्होंने ये बात बोली है कि वो क्या करेंगे? दूसरा एआई की प्रासंगिकता के बारे में उन्होंने बात की है। एआई प्रशासनिक कार्यों के ऑटोमेशन में मदद करेगा, जिससे केवल रटने वाले अधिकारियों की जगह क्रिटिकल थिंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनको बौद्धिक रूप से तेज़ तो लोग चाहिए ही है, उसके साथ-साथ उनको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत चाहिए जो क्रिटिकल थिंकर्स हों, जो बहुत शानदार तरीके से सोच सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में और उसका हल निकालने में। और फिर ये चर्चा करते हैं लेटरल एंट्री की। जटिल क्षेत्रों में विशेषज्ञता लाने के लिए लेटरल एंट्री अनिवार्य है। सामान्य नौकरशाहों के साथ विशेषज्ञता का मेल ज़रूरी है। मतलब इनका ये साफ कहना है कि हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर यूपीएससी से आने वाले बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि आप सान्याल साहब का कहना है कि भविष्य की ज़रूरतों में आईएएस अधिकारियों को एआई और नई तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वे कम वेतन वाले तकनीकी कर्मचारियों के इनपुट पर निर्भर रहेंगे। उनके पास नॉलेज रहेगी नहीं और जो विशेषज्ञ हैं उनसे वो राय लेते रहेंगे। इसीलिए इनका ये कहना है कि हमें ऐसी ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो वर्तमान की चुनौतियों का सामना अपने स्किल से दे सकें और भारत को 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में भारत की मदद करें और अपना योगदान दें। अंत में मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप यदि यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन में हाथ रख के अपनी क्षमताओं को जानते हैं आप। सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को पहचान लीजिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद लगन से मेहनत कीजिए और स्किल पे काम ज़रूर कीजिए। तैयारी के साथ-साथ भी एआई रिलेटेड कोई ना कोई स्किल आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आपको प्लान बी बनाने में बहुत आसानी हो। ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।